हेलो दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 जुलाई को आपका सीटेट का पेपर था, उसी के क्रम में हम प्राइमरी के मैथमेटिक्स का एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें हम आपको आंसर की बताने के पर्पज़ से नहीं आए हैं। इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने प्रश्न पत्र को जांच लें कि किस प्रकार के प्रश्न कैसे सीटेट में आते हैं, यह हमारा मोटिव है। आइए दोस्तों, हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। ऑप्शन दिया है समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और पीयर असेसमेंट। ठीक है, आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि गणित की कक्षा में जो व्यक्तिक भिन्नता है बच्चे में, जो व्यक्तिक भिन्नता की पहचान करने के लिए कौन सी तकनीक ज़्यादा उपयोगी होगी। तो देखिए, इसमें हमको देखना है जो व्यक्तिक भिन्नता है उसको हम कैसे जान पाएंगे। ठीक, आइए देखिए, जो रचनात्मक आकलन होता है वह तो होगा ही। इसमें आपसे पूछा है कि ऑप्शन नहीं कौन सा नहीं होगा। नैदानिक आकलन जो डायग्नोस्टिक होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप छात्र की कमियों को आप दूर करेंगे, उसको सिखाएंगे। तो ये तो व्यक्तिक हो गया। सभी बच्चों को हम क्या करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके कमियों को दूर करेंगे। समकक्षी आकलन करेंगे कि 1-2 बच्चे हैं, रमेश और सुरेश, उन दोनों की तुलना करके भी उनका आकलन करेंगे और उनके जो व्यक्तिक भिन्नता है उनको दूर करेंगे। लेकिन जो योगात्मक आकलन है इसका प्रयोग नहीं होगा। तो योगात्मक आकलन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझने के लिए उचित है। यानी आपको बताना है कि दशमलव का जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे सिखाया जाएगा। तो देखिए, संख्या चार्ट, टेलर का गिनतारा, डायनिस ब्लॉक्स, ग्राफ पेपर। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि संख्या चार्ट का जब भी कोई प्रश्न आएगा वो संख्या से संबंधित बात यहाँ से की जाएगी। संख्या से संबंधित बात होगी। दूसरी बात, दशमलव संख्या की त्रुटियों के निवारण के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। और टेलर का जो गिनतारा है, इससे हमको योग की जानकारी प्राप्त होगी। इसको अबेकस कहते हैं। देखो, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, अबेकस कहते हैं। योग और घटाव यानी घटाना, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद स्थानीय मान। अगर अब कभी भी प्रश्न आएगा टेलर के गिनतारे से संबंधित, तो आप इतनी बातों को जानेंगे कि योग, टेलर का गिनतारा हमें जोड़ना बताता है, घटाना सिखाने के लिए उपयोग किया जाता है इसको, और गुणा सीखने के लिए उपयोग किया जाता है, और स्थानीय मान निकालने के लिए उपयुक्त किया जाता है। अब देखो, ग्राफ पेपर। ये जो ग्राफ पेपर है, या भी इसका जो है, ये दशमलव का कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसका उपयोग होता है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और ये डायनिस
ब्लॉक्स भी जो है ये दशमलव का कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसका भी उपयोग होता है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए दशमलव का, अब देखो भाई टेलर का गिनतारा में कहीं दशमलव आया, जब कहीं गिनतारा में नहीं आया तो जिस जिस ऑप्शन में सी होगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अब देखो संख्या चार्ट, संख्या चार्ट का मतलब होता है दशमलव की संख्या की त्रुटियों से संबंधित है संख्या चार्ट, और संख्या से संबंधित है। लेकिन जो शुद्ध दशमलव की बातें करते हैं वे केवल दो लोग हैं। एक ये है कि जिसको कहते हैं डायनिस ब्लॉक्स कहते हैं, ये दशमलव का कॉन्सेप्ट बताएगा। योग अंतर, यह जो है योग अंतर गुणा और स्थानीय मान, इसको भी, इसकी भी हमको जानकारी देता है कौन, डायनिस ब्लॉक्स देता है, और ग्राफ पेपर देता है। बी और डी जिसमें होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए बी और डी इसका क्या हो गया, आंसर सही हो गया। आइए हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि दो मोटरसाइकिल है, ठीक है। ये मान लो कि एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% की छूट के साथ दो मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन करना है, गणना करनी है। एक समूह दोनों मोटरसाइकिलों के कुल मूल्य का परिकलन करता है और फिर 16% क्या करता है, काट देता है। इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि है, ठीक है। तो बताओ अब देखो मोटरसाइकिल दो है, क्या मोटरसाइकिल है दो। जो ये साइकिल है ये कौन है, दो है। मान लो एक मोटरसाइकिल क्या है, हीरो होंडा की है, और एक मोटरसाइकिल पल्सर है, ठीक है। दो मोटरसाइकिल है, तो बताओ इसका मूल्य क्या है। एक क्या मूल्य इसका समान होगा, इसका मूल्य क्या समान होगा, तो आप कहोगे सर जी नहीं समान होगा। मान लीजिए इसका मूल्य 90,000 है और इसका मूल्य 1,20,000 है, ठीक है। तो क्या दोनों का मूल्य समान है, नहीं है। जब किसी प्रश्न में किन्हीं दो वस्तुओं का मूल्य समान नहीं होता है तो हम औसत की बात करते हैं। क्या करते हैं, औसत की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं दोस्तों, एवरेज की बात करते हैं। तो जरा हमको बताओ हमारे किसी प्रश्न में कहीं पर भी एवरेज की बात की गई है, तो देखिए सही है तथा यह छूट एवं मूल्य का परिकलन करने का एकमात्र तरीका है। जब कभी भी प्रश्न में एकमात्र तरीका दे दे तो यह वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि गणित जब हम पढ़ते हैं तो उसका एकमात्र कोई तरीका नहीं होता है। अब देखिए प्रश्न को हल करने की वैकल्पिक कार्यनीति है, तो वैकल्पिक जब विकल्प की बात कर रहा है तो यह भी गलत हो जाएगा। गलत है क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य पर 8% की जगह 16% छूट काट दी है, तो भाई ठीक है, इसमें औसत की बात नहीं कर रहा है तो ये भी गलत है। प्रश्न तो लगाया गलत ही है, गलत है क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य से 16% काट दिया बजाय 16% कुल मूल्य के औसत से। तो औसत शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है, इसीलिए यह ऑप्शन क्या है, सही है। जब कभी भी कोई भी प्रश्न कभी भी अब भविष्य में आपको देखने को मिलता है, उसमें दो वस्तुओं को
आपको दिया जाएगा तो दो वस्तुओं के मूल्यों का औसत निकाल करके ही हम प्रश्न के हल तक पहुंच सकते हैं। यदि समान वस्तुएं हैं तब तो नहीं, लेकिन दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उनका मूल्य अलग अलग है, तो जो है ऐसा होगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब देखो ये प्रश्न हमारा ये है, जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आता है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन 1/9, 1/21, 3/7, 12/63 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। ठीक, तो आपको सबसे पहले बड़ा लिखना है, फिर उसके बाद सबसे छोटा लिखना है, फिर सबसे छोटा सबसे लास्ट में लिखना है। तो ज़रा आप बताइए क्या करेंगे। तो जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आपको मिले तो आप ऊपर 10 से क्या करोगे, गुणा कर देना। ऊपर 10 से गुणा कर दिया। अब जब गुणा करोगे तो देखो यहाँ पर 9 का नाम 9 आएगा, फिर 0.1 बार जाएगा ए। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 0, यहाँ 10 फिर बढ़ाओगे, इसका मतलब है फिर 0 आएगा, फिर इसका मतलब है इसको लिखोगे 0 0, फिर 0 बढ़ाओगे तो 21 से भाग दोगे, 21 से भाग दोगे तो 21 चौका कितना होगा, 4 बार लेके जाओ यहाँ पर। फिर देखो 7 चौका कितना हुआ, 28 हुआ। और ये देखो ये 63 है, तो 63 में 63 120 लिखा, और 63 से भाग दोगे जब तो कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ 63 आएगा, 7 आया, और यहाँ पर 11 में से 6 गए 5 आया। अब देखो 0 लगा दिया, 10 यहाँ पर 6 7 42, 6 8 48, 6 9 में 54, 9 3 27, ये लगभग 9 बार जाएगा। 9 3 27, हाँ 9 बार जाएगा। तो देखो 1.9 हो गया। अब बताओ हमको इसमें सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है सबसे बड़ा। इसका मतलब है 3/7 सबसे पहले होगा। देखिए 3/7 सबसे पहले है, तो 3/7 यहाँ है, यहाँ है, या तो पहला ऑप्शन होगा या तो दूसरा। बाकी ये सब लोग क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक, आइए अब देखते हैं उसके बाद कौन है। 1.9 यानी 1263, 1263 आना चाहिए। यहाँ पर 1263 नहीं है, इसलिए गलत हो गया। अब बाकी मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी आप लगाएंगे प्रश्न को तो वैसे लगाएंगे। ठीक, ऊपर 10 से गुणा कर देना है, भाग दे के देख लेना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। आइए देखो लिखा है, निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज व दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन दिया है, औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित में संप्रेषण। ठीक है, गणितीय विचारों का लिखित में संप्रेषण। तो लिखित में संप्रेषण आ गया, तो इसको अंडरलाइन करिए। आगे बढ़ते हैं। रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोगों से मिलना, अन्वेषण करना एवं अपने काम में गणित का प्रयोग करते हैं, ये जानना। मैंने आपको अपने प्रैक्टिस सेट की क्लास में बताया था कि गणित एक ऐसी विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है, जो व्यक्ति गणित नहीं पढ़ा है फिर भी वह अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में गणित प्रयोग करता है। जब कोई व्यक्ति कोई रोजगार करता है, कुछ करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ गणित का प्रयोग करता है। तो ये तो सही हो गया, मान लो ये सही हो गया। ठीक है, कौन प्रतिबिंबित करता है। और देखो यहाँ पर देखो डज नॉट रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर निगेटिव बात की गई है, यहाँ पर निगेटिव बात की गई है हमारे प्रश्न में अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव बात की गई है, देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर नहीं करता होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए अंग्रेजी में नॉट रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है। तो आप देखें
रोजगार के विभिन्न लोगों से मिलना तथा अन्वेषण करना कि वे अपना काम में गणित का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था इस बात को, ये सही हो जाएगा। दूसरा है दैनिक जीवन से उत्पन्न डाटा को एकत्र करना, सुव्यवस्थित करना, निरूपित करना, प्रतिपादित करना। व्यक्ति दैनिक जीवन में भी गणित का प्रयोग करता है, ये भी सही हो गया। छोटे समूह वाले ऐसे खेल खेलना जो गणितीय कौशल और कॉन्सेप्ट पर आधारित हो, यह भी सही है। लेकिन आपका गलत कौन है? यह भी है औपचारिक और अनौपचारिक। ये देखो, ये तो यही गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर बात देख रहे हैं हम, लिख दे रहा हूँ, लिखित में जब संप्रेषण होगा, जब संप्रेषण होगा तो गणित दैनिक जीवन में योगदान नहीं बताएगी। आप सभी लोग जानते हो कि हमको गणित पढ़ना इसलिए है ताकि दैनिक जीवन में हम उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, तो देखो बाकी ये 3 जो ऑप्शन है उनका प्रयोग दैनिक जीवन में हो रहा है, अगला यही जो है नहीं हो रहा है। ठीक, आइए अब देखो अगला प्रश्न है गणित निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है? अब एक प्रयोगशाला की बात आई, इसको अंडरलाइन करो। प्रयोगशाला का क्या मतलब होता है? प्रयोगशाला जहाँ पर बात आ जाएगी, लेबोरेटरी जिसको कहते हैं। प्रयोगशाला का मतलब यह है कि जब प्रयोगशाला जहाँ रहती है, हम लोग जब प्रैक्टिकल करते थे तो छात्र ही करके सीखता है और शिक्षक उसमें सपोर्ट की भूमिका में होता है, सपोर्ट करता है, सहायता करता है। लेकिन जो छात्र होता है वह करके सीखता है। जब छात्र कोई चीज़ करके सीखेगा तो उसको आनंद आएगा। ठीक है, अब देखो कोई ऐसी बात है जो मैंने बोला यह कि यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। यह क्या है? अनौपचारिक आनंद लेने का स्थान है। बिल्कुल, जब छात्र करके सीखेगा तो क्या करेगा? वह आनंद लेगा। अनौपचारिक का क्या मतलब है? यहाँ पर अनौपचारिक शब्द लिखा है, इसका मतलब है व्यवहारिक। व्यवहारिक का क्या मतलब है? व्यवहारिक का मतलब ये है कि किताबी भाषा से दूर होकर, यानी छात्र किताबी भाषा से हट करके सोच रहा है। तो जब सोच रहा है तो अन्वेषण कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। जब प्रयोग कर रहा है तो उसको आनंद मिलेगा। अब देखो जिसमें ए नहीं है वो तो भाई गलत हो जाएगा। जिसमें ए नहीं है वह ऑप्शन गलत। ठीक, अब देखो यह प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के अवसर प्रदान करती है। ठीक, वह कंजेक्चर बनाने, उसकी जांच करने और देखने एवं पैटर्न का सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करती है। सामान्यीकरण का मतलब होता है जनरलाइजेशन करने के लिए। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि कोई उदाहरण को दे करके उसको सिखाए, तो सामान्यीकरण भी कर रहा है यार। ठीक, अब देखो
इसका प्रयोग विद्यार्थियों के गणित के ज्ञान का आकलन करने के लिए एवं तदनुसार ग्रेड देने के लिए। जो ग्रेड दिया जाता है वह योगात्मक मूल्यांकन में होता है। ग्रेडिंग जो सिस्टम है उसका काम है योगात्मक मूल्यांकन में। योगात्मक मूल्यांकन में ग्रेडिंग का काम होता है, इसलिए यह ग्रेड वाला सिस्टम प्रयोगशाला में नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। तो डी जिसमें है वह भी गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए और सी। ए और सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा जो प्रश्न यह है कि 1 करोड़ में क्या होता है? 1 मिलियन, 1 बिलियन, 100 मिलियन। तो भाई देखो 1 मिलियन में 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख के। और आप जानते हो कि जो 100 लाख होता है, 100 लाख का मतलब क्या हुआ? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। आप जानते हैं कि 100 लाख बराबर क्या होता है? 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ होता है। तो इसको 100 लाख कैसे बनाओगे? इसको 100 लाख बनाओगे तब जब इसमें गुणा करोगे 10 से। तो 10 दहा में कितना हो जाएगा? 100 लाख। 10 दहा में कितना? 100 लाख हो गया। तो जब इधर 10 से गुणा किए तो 10 से इधर भी गुणा करो। जब 10 से इधर गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 मिलियन। 10 मिलियन। 10 मिलियन बराबर क्या होता है? 100 लाख। आपने जाना कि जो 10 मिलियन बराबर क्या है? 100 लाख। और 100 लाख बराबर कितना होता है? 1 करोड़। 1 करोड़। तो यहाँ पर यदि 1 लिख दोगे इसका मतलब हुआ कि 10 मिलियन 10 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा? 1 करोड़ के। 10 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा? 1 करोड़ के हो जाएगा। ठीक है। तो 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो 10 मिलियन यही है। 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये देखो कोई चार्ट है, इसमें आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। बताने की बात यह है कि सबसे पहले इसको जोड़ो। इसको जोड़ोगे तो 8 5 13, 13 5 18 हो जाएगा। 18 और 5 क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 और 6 32 हो जाएगा। और 32 9 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। 4 आया। 3 3 6 1 7, 7 4 11 और 11 5 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 16 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी इसको सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 201। तो देखो ये दिया है कि आंकड़ों का परिसर, जब कभी भी आंकड़ों का परिसर निकालना हो, आंकड़ों का परिसर निकालना हो तो आपको क्या करना है? सबसे उच्च मान लेना है। उच्च मान माइनस क्या कर देना है? निम्न मान। उच्च मान का मतलब होता है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 45। 45 लिख दिया। और सबसे छोटी संख्या कौन है? 18 है। 18 घटा देंगे। 15 में से 8 गए 7 और 3 में से 1 गए कितना? 2। यानी परिसर इसका कितना आ गया? 27 आ गया। अब देखते हैं आंकड़ों का परिसर कितना है? 27 है। सही है। अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक है। देख लीजिए अधिकतर दिनों में केवल एक दिन ऐसा ए है 18 और एक दिन ए है। 2 दिन ऐसे हैं जिसमें
मरीजों की संख्या 30 से कम है, लेकिन अधिकतर कितने हैं? अधिक हैं। तो यह भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सोमवार और बुधवार के मरीजों की संख्या कितनी है? देखो भाई, सोमवार कितना? 25 और बुधवार कितना? 45। बुधवार 45 और सोमवार 25, कितना हो जाएगा? ये जो है ये सोमवार का है और ये बुध का है, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 20। देख रहे हैं, सोमवार और बुधवार में मरीजों का संख्या कितना है? 20 है। ये भी सही है। मरीजों की कुल संख्या हमने निकाला 201, तो यही क्या है? आपका उत्तर राइट है। पूछा है कि कौन गलत है, कौन गलत है पूछा है, तो यही सबसे सही है कि मरीजों की कुल संख्या कितनी है? 200 है, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं। देखिए, ये देखिए, निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो संस्थापक विश्लेषण के रूप में किसे जाना जाता है, इसका ऑप्शन अभी क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों। इसको जो है अगले क्लास में हम बताएंगे आपको, ठीक है। आइए, आप लोग बहुत सारे लोग आंसर इससे मिलान भी करेंगे। चूँकि ये मिलान की क्लास नहीं है, सीखने की क्लास है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको सीखना है केवल, बस। आप उत्तर अब मिलाना जहाँ से चाह रहे हैं वहाँ से मिला लीजिए, लेकिन मेरा उद्देश्य उत्तर मिलवाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप प्रश्न को कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं, वो देखिए। देखिए, एक अंडे का द्रव्यमान लगभग कितना है? 65। एक अंडे का जो द्रव्यमान है कितना है? 65 ग्राम है, ठीक। अगला दिया कि 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना होगा? तो 2 दर्जन अंडे का मतलब 2 गुणे 12 हो गया, 12 दूना 24 हो गया, 24 अंडे हो गए, ठीक है। 24 अंडे हो गए। अब इसका गुणा कर लो, 5 चौके 20, 6 चौके 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26, और 5 दूना 10, 6 दूना 12, 12 1 कितना हो जाएगा? 13। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, देखो 1560, यानी 560 आएगा। तो देखो हमारे प्रश्न में क्या दिया है, ये 1 किलो है। मैं इसको लिख सकता हूँ 1.560 किलोग्राम, यानी 1 किलो और आधा किलो है, यानी 5.60, ठीक है। तो देखो 1 किलो और आधा किलो कहाँ है? ये है, देखिए यही है। 56 ग्राम नहीं, ये नहीं है, ये आंसर भाई। देखिए ये वाला, यहाँ देखो ग्राम लिख दिया है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा सही आंसर है, इसी को लगाना है। आइए देखो भाई, ये अब जिसको अपना डेट ऑफ बर्थ घटाना आता होगा वह इस प्रश्न को हल कर लिया होगा, ठीक है। जिसको नहीं आता होगा वो नहीं हल कर पाया होगा। देखिए लिखा है कि 31/03/2023। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप दिन को दिन से घटाते हैं और ईयर को ईयर से घटाते हैं, महीने को महीने से घटाते हैं। ये है दिन, क्या है? दिन है। ये क्या है? ये मंथ है। ये क्या है? ईयर है, ठीक है। तो देखो जब हमारा दिन घटता नहीं है तो हम महीने से 1 महीना उधार लेते हैं, और जब हमारा महीना नहीं घटता तो हम 1 साल उधार लेते हैं ईयर से। ये हमको ध्यान में रखना है। यदि इधर वाला घटेगा नहीं, इधर से 12 माह उधार जाएगा, ये ध्यान रखना भविष्य के लिए। यदि इधर नहीं घटता, इधर से 30 दिन उधार जाता, 30 दिन उधार जाता, इसको ध्यान में रखना। लेकिन हमारे प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं।
ए है मंथ, ए है ईयर। ठीक, अब देखो इसको घटाओगे, 11 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा, 8 3 11 होता है, यानी ये 18 हो गया। 18 दिन किसी में है, ये तो भैया 19 दिन है, 19 दिन है तो दोनों गलत। ठीक, अब देखो यहाँ पर घटाओगे तो कितना आएगा, 2 महीना। किसमें 2 महीने हैं, इसमें 2 महीना नहीं है भाई, देखो 9 महीना है तो ये गलत हो गया, इसलिए हमारा आंसर सही हो गया यही। आप ऐसे काटते जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कैलकुलेशन में कब आपसे गलती हो जाए कोई इसका ठिकाना नहीं है। यहाँ पर देखो 1 आएगा और यहाँ पर 12 में से 9 गए 3 आएगा, इसका मतलब है 31 वर्ष 2 महीने और 18 दिन वो काम करेगा। आइए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो एकदम आसान प्रश्न, या तो सभी लोग जानते हो कि एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है जिसका कोण क्या है, ए है और कोण बी है और कोण क्या है, सी है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। लेकिन 2 कोण दिए गए हैं 50 और 30, ए 50 है और ए प्लस 30 है, और इधर कोण कितना, सी बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो जो 100 दिया जहाँ पर वही लगा दीजिए आंसर, ए है आंसर 100 नंबर। ठीक है, नंबर 1। ये देखो भाई, ये देखो अगला प्रश्न है कि बुनियादी स्तर पर के लिए एनसीएफ की जो रूपरेखा है 2022 ने अमूर्त गणितीय कॉन्सेप्ट के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटनाओं पर महत्व का प्रकाश डालता है। लिखित चिन्ह, बोलचाल वाली भाषा, अनुभव, चित्र, ये सब। तो एक गणित के चिंतक हैं, थिंकर कह सकते हैं आप, जिनका नाम है पैमिला लिबेक। इन्होंने एलपीएस थ्योरी दिया है, एलपीएस कॉन्सेप्ट दिया है, ईएलपीएस। तो उसको आपको देखना है, ठीक है, ईएलपीएस। तो ईएलपीएस इसमें कहा है एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक, यल का मतलब है लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ए पिक्चर है, पिक्चर है, चित्र। ए क्या है, सिंबल, सिंबल का मतलब होता है चिन्ह। ठीक है, सिंबल का मतलब चिन्ह, पिक्चर का मतलब चित्र। ठीक, ये भाषा। अब देखो ये है एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभव, अनुभव। अब देखो यदि कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिले जिसमें अनुभव, लिखित चिन्ह, बोलचाल वाली भाषा लिखे, तो आपको पैमिला लिबेक की ईएलपीएस का जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना पड़ेगा। ई से का मतलब है एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, आपको जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसका अनुभव क्या है। उसके बाद आप जब कोई गणितीय कॉन्सेप्ट को सीखते हो तो उसका भाषा को सीखते हो, फिर उसके बाद उसके पिक्चर को सीखते हो,
फिर उसके बाद उसके चिन्ह को सीखते हो। तो देखो अनुभव क्या है, अनुभव कहाँ पर है, बी ऑप्शन पे है, अनुभव है बी ऑप्शन पर। भाषा किस पर है, भाषा इसके सी स्थान पर है, सी स्थान पर। अब उसके बाद क्या है, पिक्चर, चित्र किस स्थान पर है, डी स्थान पर। और उसके बाद चिन्ह किस पर है, चिन्ह ए पर है, चिन्ह किस पर है, ए पर है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सी ए और डी, बी सी ए डी, ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए ए आपका ऑप्शन हो गया, ELPS, ठीक है। आइए ये देखो, ये दिया कि दो स्तंभ दिए गए, स्तंभ 1 और स्तंभ 2, श्यामपट्ट एक फलक है, ठीक है। तो श्यामपट्ट एक फलक है, यही मान लीजिए हमारा ब्लैक बोर्ड है, इसका कोई एक तल है, या तो बड़े आराम से मिल जा रहा है भाई, एक तल का भाग निरूपित करता है। दूसरा है कि एक रेखाखंड, रेखाखंड कोई है, मान लो इसी रेखाखंड से मैं एक त्रिभुज का रचना कर रहा हूँ, इसके दो बिंदु होते हैं, एक ए है एक बी है। तो इसके क्या है, इसके दो बिंदु हैं, देखो एक ए और एक क्या, बी, इसके दो अंत बिंदु होते हैं, तो एक रेखाखंड का ए हो गया, ठीक। अब देखो जिसमें ए का तीसरा नहीं मिला हुआ वह गलत हो जाएगा, ए का तीसरा नहीं मिला हुआ वह गलत हो जाएगा। अब देखो दोनों ए का तीसरा मिला हुआ, अब देखो आपको डी का पहला होना चाहिए, डी का पहला होना चाहिए, लेकिन डी का इसमें चौथा मिला हुआ है, इसका मतलब हुआ तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। अब देखो आपको केवल दो चीज को देख लेना है, एक रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, रेखा को चाहे जहां तक खींचते जाओगे रेखा की लंबाई अनंत होती है, ठीक। अब एक किरण के अंत बिंदु है, एक किरण के अंत बिंदु है, तो ये इस पे मिला दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आइए देखो भाई, ये हमारा प्रश्न है। अब आप सभी लोग जानते हो कि सबसे पहले किलो आता है, किलो आता है, उसके बाद आता है हेक्टो, क्या आता है, हेक्टो आता है, उसके बाद क्या आता है, डेका आता है, डेका आता है, उसके बाद क्या होता है, मीटर होता है, ठीक। अब देखो लिखा है 22 हेक्टोमीटर, क्या लिखा है कि 22 हेक्टोमीटर, अच्छा इसमें नहीं, बाईस हेक्टोमीटर लिखा है कि 22 हेक्टोमीटर प्लस 8 डेका मीटर, DM लिखा है, ठीक है। तो हेक्टो कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके जगह पर देखो मीटर कहाँ है, 2 स्थान पर है, तो 2 स्थान पे है तो 2 जीरो, यहाँ तक पहुँचने में हेक्टोमीटर से मीटर तक पहुँचने में कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 2 जीरो, 2 स्थान है तो 2 जीरो, 22 गुणे कितना हो जाएगा 100 प्लस 8 है डेका। अब देखो इसको ढको 8, मैं इसको हटा देता हूँ, 8 है, देखो ये 8 है, ये डेका है, तो एक ही जीरो यानी 10, यानी क्या हुआ 2200, गुणा कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो उत्तर हमारा कितना आएगा 2280, दोस्तों 2280 मीटर, यानी 2280 मीटर आया, तो यही हो गया। आप इसको याद कर लीजिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, जैसे जैसे उधर जाते हैं एक एक जीरो घटता जाता है। हेक्टो का मतलब होता है 100,
ठीक है। 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर, ठीक है। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 किलोग्राम बराबर 1000 मीटर, ऐसे आप याद कर लेंगे, ठीक। आइए ये प्रश्न है। अब देखो साथ ही साथ मैं इस प्रश्न को भी डील कर देता हूं। देखो ये प्रश्न है ये आपका, यहीं पर मैं डील इसको कर रहा हूं। एक तो हो गया, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ये होगा 46 नंबर का दिया है कि x अपान y बराबर दिया है p अपान q, ये दिया है। अब आपको इस ऑप्शन में मिलाना है। यदि इसके दोनों तरफ मैं एक जोड़ दूं x अपान वाई प्लस 1 और इधर p अपान q प्लस 1 जोड़ दिया तो x प्लस वाई अपान वाई हो गया इक्वल टू p प्लस q अपान क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। इसका मतलब हुआ इसको लिखा जा सकता है x प्लस वाई रेशियो वाई, इस तरीके का बराबर बनाया है, इक्वल टू बनाया है, तो p प्लस q रेशियो क्या हो गया, q हो गया। पहला ऑप्शन तो देखिए इसी प्रकार से मिल रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक। यदि इसी प्रकार मैं इसमें -1 कर देता हूँ, यदि मैं इसी प्रकार इसमें -1 कर देता हूँ, तो देखिए इसको यदि मैं माइनस कर देता हूँ, इसको यदि मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर भी माइनस लगा देता हूँ, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी अब माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये भी ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ये भी ट्रू है, ठीक। उसके बाद देखो अब आपको क्या कहा है कि x अपान वाई इक्वल टू p बाई क्यू है। यदि इसका तिरछा गुणा कर दें इसका इधर, तो p नीचे चला आएगा, तो x अपान p हो जाएगा इक्वल टू y अपान q हो जाएगा। इसको रेशियो के जब फॉर्म में लिखोगे तो x रेशियो p और बराबर y रेशियो q लिखा जा सकता है। इसलिए यह भी क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। देखिए यह भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 3 ऑप्शन ए बी सी फॉलो कर रहे हैं, ए बी सी फॉलो कर रहे हैं और ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। आइए ये देखो, ये प्रश्न है हमारा अगला। इसमें ये सरलीकरण सिंपलीफिकेशन का प्रश्न है। इसमें सबसे पहले आप यहाँ से इसको भाग दोगे, और इसको भाग दोगे तो 222 आएगा। 222 में 222 को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। आइए अब देखो, कुछ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा ऊपर इसको करके, थोड़ा यहाँ जगह रहेगा, मैं लिख देता हूँ। जैसे आप कोई संख्या का वृक्ष बनाते हो, संख्या का जो वृक्ष बनाओगे आप, संख्या का कोई वृक्ष बनाओगे, ठीक है। तो संख्या जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, एक होती है काल्पनिक संख्या। क्या होती है, काल्पनिक संख्या, ठीक। अब इस वास्तविक संख्या में 2 संख्याएं, एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, और दूसरी क्या होती है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या के दो प्रकार यहाँ पर है। परिमेय संख्या के कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार होंगे, ठीक है। एक कौन सा प्रकार होगा, पार्ट 2 है, पार्ट 2।
परिमेय संख्या आ गया। इसी में परिमेय संख्या को पूर्णांक लिख सकते हैं यहाँ पूर्णांक। पूर्णांक में आपको दो प्रकार से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक पूर्ण संख्या लिखेंगे, एक लिखेंगे क्या, प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के 4 लोग, प्राकृतिक संख्या के 4 लोग आएंगे। एक आएगा सम, एक आएगा विषम, विषम, एक आएगा भाज्य, एक आएगा क्या, अभाज्य, अभाज्य। ठीक, अब देखो, अब यहां से आपको ये बात पता चल रही है कि जो संख्या है वो वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के समुच्चयों से बनी हुई है। ठीक, और सभी परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती। ठीक, यदि इधर से इधर पूछा जाएगा सभी लगा करके, सभी लगा करके पूछा जाएगा तो सही होगा। इधर से इधर पूछा जाएगा तो क्या होगा, सही होगा। लेकिन यदि इधर से इधर पूछा जाएगा सभी लगा करके तो सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये बताता हूँ। देखो कि जब पूछा जाएगा कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं तो सही है। ठीक, यदि इधर से पूछता आगे से कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी शामिल है। तो इस बात को ध्यान में रख करके यहाँ पर आते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये तो भाई सही है। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये भी सही है। यहाँ से देखो, मैं जब कह रहा हूँ कि जब इधर से इधर जाएगा तो सही होगा, लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो गलत होगा। ठीक है, ये भी सही है। अब देखो, जिसमें सी है और डी दोनों है वह सही होगा। इसमें सी नहीं है, इसमें डी नहीं है, इसमें सी नहीं है, ये गलत हो गया। इसलिए ये तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं सब आप जानते हैं, इसलिए ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है। ठीक, आइए हम आपको नीचे ले चलते हैं। आइए, कथन गणित उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो कि तार्किक रूप से व्यवस्थित है के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही उदाहरण है। ठीक है, पदानुक्रमित है का मतलब ये है कि जो हम गणित पढ़ते हैं उसमें एक सीक्वेंस है, पदानुक्रम है। ठीक, अब देखो, संख्या बोध, जब आप पहले छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको संख्या बोध करवाते हैं, गिनती गिनवाते हैं जोर जोर से। कहो एक इका नाम एक दहाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, जोर जोर से पहाड़ा पढ़वाते हैं। जब वो संख्या जान जाते हैं, गिनती 100 तक जान जाते हैं और 10 तक पहाड़ा जान जाते हैं, तब हम उसको योग सिखाते हैं, जोड़ना। भाई अभी लड़कों को कहोगे कि 13 लिखो, 13 कैसे लिखोगे? जब लड़का 13 लिखना नहीं जानता तो वो कैसे जानेगा? उसको 13 पता ही नहीं क्या 13 है, तो इसका मतलब वो पहले संख्या सिखाओगे। अब उसके बाद योग उसको सिखा दिया, जब उसको योग सिखा दोगे तो साथ साथ घटाना, व्यकलन का मतलब होता है घटाना भी सिखाओगे कि अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होगी। आपको गणित सिखाना, योग और घटाना सिखाना है बच्चे को, तो सबसे पहले उसको संख्या बोध कराइए, जोर जोर से गिनती गिनवाइए, पहाड़ा गिनवाइए, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्राइमरी में, प्राथमिक पाठशाला में
इसीलिए बच्चों को ज़ोर ज़ोर से टेबल याद करवाया जाता है, क्योंकि वो नंबर्स को जान जाए, संख्या को जान जाए। ठीक, उसके बाद अब देखो जिसमें सी नहीं है वो ऑप्शन गलत है, जिसमें सी नहीं है वो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत हो गया। अब केवल 2 ऑप्शन बचा 50-50 का। अब देखो पूर्णांकों की अवधारणा को, अब दूसरा देखो गुणन योग की अवधारणा का अनुपालन करता है और उस पर विकसित होता है। यदि आप कहोगे बच्चे को पहले टेबल सिखवा दें फिर गुणा बताएं, जब गुणा बताओगे तो वो गुणा सीखेगा नहीं। बच्चे को गुणा सिखवाओगे तो गुणा सीखेगा नहीं, गुणा उसको आएगा नहीं, क्योंकि गुणा की जो प्रक्रिया योग पर आधारित है। कैसे? जैसे आपसे कहे कि 2 चौके कितना, कहोगे सर जी 8, 2 चौके 8। उस लड़के को मैं बताऊंगा कि पहले 2 लिखो 4 बार, 2 लिखो कितनी बार, 4 बार। इसको बच्चा जोड़ो, इसको जोड़ोगे 2 2 4 2 6 2 8, यदि 4 बार लिख दिया, इसका मतलब है कि पहले उसको जोड़ करके बताएंगे। ठीक, अब ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब देखो जिसमें बी नहीं है वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें ये है तो ये भी गलत। अब ऑप्शन यही सही है हमारा बी वाला, उसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यह अपने आप में विकसित गलत हो गया कि पूर्णांकों की अवधारणा को संख्याओं में गुणन और भाग की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होगी, यह बहुत जटिल बात है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आइए ये देखो, इस प्रश्न को मैंने बताया था, इसको देखो 12,000 लिख लेना है, 1300 लिख लेना है। 2 10 का मतलब होता है 20 है, 10 से गुणा कर देना, 0 2 3 3, 1320 किसमें है? इसमें है, ऑप्शन हो जाएगा ये। देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण का कॉन्सेप्ट समझाती है। वह आगे पूछती है अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हो। अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हो। तो बताओ, यदि आपको x का मान पता है, x का मान पता है, मान लो x बराबर 5 और y बराबर आपको दे दिया 10, तो आप कितना बहुत सारा समीकरण बना सकते हो। जैसे देखो x + y बराबर हम लिख सकते हैं 15, एक समीकरण ये हो गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ 2x + 3y, इसका मतलब हुआ 2x का मतलब 10 और 3y का मतलब 30, ये बन गया। देखो 2x + 3y = कितना हो गया, 40 हो गया। इसका मतलब हुआ कि मैं अपने मन से कुछ भी लिखता जाऊं और इसी प्रकार क्रम करता जाऊं तो हमें कई प्रकार के समीकरण मिलते चले जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा कई समीकरण। ठीक, आइए ये देखो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कक्षा 2 में के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, कक्षा 2 के छात्र को मुझको पढ़ाना है, कक्षा 2 के छात्र को मुझको पढ़ाना है। आइए मैं इसको पढ़ता हूँ। ठीक, जब मैं कक्षा 2 की छात्र को पढ़ाता हूँ, अनौपचारिक कार्यनीतियों को विकसित करने की क्षमता समाकलित करना। अनौपचारिक, इसमें से बड़ी संख्या को परिकलन करना। परिकलन का मतलब होता है बहुत बड़ी गणनाएं,
बहुत बड़ी गणनाएं। जब बहुत बड़ी गणनाएं करोगे आप तो छोटे बच्चे क्या बहुत बड़ी गणनाएं कर पाएंगे, इसलिए सी वाला जितने भी ऑप्शन है वो सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सी वाले जितने भी ऑप्शन हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक, अब देखो, अब बाकी जो बचा, अब सी वाले जितने ऑप्शन हैं तो सब गलत हो गए, ए भी गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। वो चाहे हमको आवे चाहे ना आवे, ऐसे हम कर देंगे। ठीक, एक गणित की शिक्षिका है, विवृत एवं संवृत वक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों को यह बेहतर समझ के लिए वह 4 बिंदुओं को एक साथ उदाहरण देती है। अगर वह विवृत वक्र विवृत है तो 4 बिंदुओं की स्थिति होगी। संवृत का मतलब होता है ऐसा गोला, विवृत का मतलब होता है ऐसे खुला हुआ। ठीक है, अब देखो, संरेखी का मतलब होता है कि सभी एक ही बिंदु पर हों। तो बताओ ऐसा कोई कर्व बन रहा है, नहीं बन रहा है। 3, इसमें से 3 संरेखी होने चाहिए, इनमें से 3 असंरेखी होने चाहिए, 2 संरेखी होने चाहिए और 3 असंरेखी होने चाहिए। ठीक है, तो आप जान पाए हैं कुछ कि नहीं जान पाए? तो चारों बिंदुओं की स्थिति होगी। तो देखिए, मैं इसको यहाँ पर एक बिंदु बना देता हूँ, इसको ए बना दिया, यहाँ पर ए बना दिया, तो देखो एक यहाँ पर ए बन गया। तो तीनों संरेखी हैं, तो कोई ऐसा गोला नहीं बनेगा। देखिए, एक ए है, एक ए है, एक ए है, एक ए है। तो जरा हमको बताओ कि तीनों यदि संरेखी हो जाएंगे तो क्या कुछ बनेगा कर्व? नहीं बनेगा। ठीक है, 3 असंरेखी होने चाहिए, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तीनों इसमें से 3 क्या होने चाहिए? असंरेखी होने चाहिए, एक ही रेखा पर किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, आइए, मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में गणित शिक्षण अधिगम को लेकर की गई है, वह क्या है? मैंने आपको बताया है कि जो NCF 2005 है वह गणित में क्या करता है कि गणित को आप ऐसे पढ़ाना है आपको कि जो गणित सीखे बच्चा वह तार्किक हो सके और साथ साथ उसका दृष्टिकोण इतना विकसित हो जाए कि वह समझ को इतना विकसित कर ले कि उसमें कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट आ जाए। इसका मतलब ये है कि रचनात्मकतावाद इसका सबसे सटीक उत्तर होगा। ठीक, आइए, ये देखो, ये प्रश्न जो है अभाज्य संख्याओं से संबंधित है, अभाज्य संख्याओं से संबंधित है। जिसको अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होगी दोस्तों, वह इस प्रश्न को क्लियर कर दिया होगा। देखो, 43 भी एक अभाज्य संख्या है, 47 भी, 53 भी, 59 भी, 61 यहाँ पर आंसर होगा, 67, 71, ये देखो 61 ये दिया है, तो ये आंसर होगा। अभाज्य संख्याओं का प्रश्न था ये। अब आपको हम आगे ले चलते हैं। देखो, ये प्रश्न है, कैंची का प्रश्न है यह, कि एक टीचर है और कैंची पढ़ाना चाह रहा है। कैंची ऐसे बनती है ना दोस्तों, यही कैंची है। मान लो ये कैंची है कोई, ठीक, कैंची है कोई, तो कैंची में अब देखो, ये संगत कोण ये होते हैं कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक कोई तिरछी रेखा काटे तो वहाँ संगत कोण का कॉन्सेप्ट होता है। तो केवल एकदम नॉर्मल आपको जानना है कि संगत कोण का कॉन्सेप्ट कैसा है। क्या संगत कोण का जो चिन्ह है कैंची की तरह है? नहीं है।
तो संगत कोण का जिसमें ऑप्शन होगा सी वो गलत हो जाएगा। अब देखो आप कुछ नहीं जानते यही जानते हैं, तो एक बात आप यदि जानते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा क्लियर। एकांतर कोण भी ऐसे ही होता है कि दो समांतर रेखाएं होती हैं, उसको कोई एक तिरछी रेखा काटती है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है आमने सामने का कोण बराबर होता है। इसका शीर्षाभिमुख कोण का मतलब हुआ इसका कोण ए और ए आपस में बराबर होंगे, इधर का कोण और इधर का कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सब बातें हैं। कोणों का रैखिक युग्म का मतलब होता है कोई एक कोण रैखिक युगल का है तो उस कोई एक इसका पॉइंट P है तो इसका कोण जो होगा क्या होगा 180 अंश का होगा। कितने का होगा 180 अंश का होगा। इसलिए ऑप्शन यही इसका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं इधर। ये देखिए 20 लीटर वाले 5 बर्तन में तारपीन का तेल है तो 20 पच्चे कितना 100 लीटर। 5 लीटर उसमें से 5 लीटर वाले 10 बर्तन, 10 पच्चे कितना 50 लीटर। 2 लीटर वाले 10 बर्तन है तो 2 दहा में कितना 20 लीटर। 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा जाता है, बाकी 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा जाता है। तो जरा आप बताओ आयतन कितना है 100, पूरा टोटल आयतन कितना दोस्तों 100। इसमें से मैं 50 लीटर भर चुका हूँ कितने बर्तन में 10 बर्तन में 50 लीटर में भर चुका हूँ। उसके बाद मैं 20 लीटर और भरा कितने बर्तन में 10 बर्तन में भरा, 10 बर्तन में भरा। अब बताओ ये 70 लीटर हो गया, 70 लीटर हो गया पूरा। अभी कितना भरना है 30 लीटर भरना है। कितना भरना दोस्तों 30 लीटर भरना है। लेकिन आगे के प्रश्न में कहा गया है कि जो हमको भरना वह बर्तन 1 लीटर का होना चाहिए, इसलिए हमको बर्तन की संख्या कितनी चाहिए 30 बर्तन चाहिए। बर्तन 1 लीटर के कितने बर्तन चाहिए 30 बर्तन चाहिए। ठीक, आइए ये प्रश्न इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक, आइए अब देखो यहाँ कहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री में कौन आता है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई अक्षर जिस पर आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे और वह अक्षर कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो उसी अक्षर पर ऐसे बैठा दोगे तो दोनों पार्ट एक दूसरे पर एडजस्ट हो जाएंगे, सटीक बैठ जाएंगे, चिपक जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो यदि ये ए है दोस्तों, तो इसको यदि यहीं से आप इसको ऐसे ऐसे काट दोगे तो जितना इधर बचेगा उतना इधर बचेगा। या लाइन ऑफ सीमेंट इसको उठा करके इधर ला के ऐसे बैठा दोगे, इसका मतलब है ऐसे ला करके इस पर बैठा दोगे तो वह जो इधर का पार्ट कट के आया था वह भी क्या होगा बैठ जाएगा। इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री में है। एम भी आपको ऐसे काटोगे दोनों को बैठाओगे तो ये भी है, एक्स भी है, इधर का पार्ट काट दोगे तो ऐसे ऐसे बचेगा। देखो ऐसे एक्स है तो काटोगे तो इधर इधर बचेगा, दोनों को एक फिट कर दोगे फिट हो जाएगा। ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री पर है। लेकिन आपका एल जो है लाइन ऑफ सिमेट्री पर नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब यही होता है दोस्तों कि आप पार्टिकुलर जो आपको वर्ड मिला हुआ है उस पर आप एक परपेंडिकुलर बीचों बीच से खींचेंगे, वह शब्द कट जाएगा पूर्ण रूप से। दोनों कटे हुए पार्ट को एक दूसरे पर रखेंगे। यदि उस अक्षर का कोई भाग दिखाई ना दे, दोनों एक दूसरे से सट जाएं, चिपक जाएं, तो वह लाइन ऑफ सिमेट्री के अंतर्गत आएगा। ठीक, आइए A59 नंबर का सवाल है। देखिए आपको इसमें कुछ ऐसा करना है, यही ऑप्शन लिख करके आप गुणा करके देख सकते हो। ठीक है, यही जो ऑप्शन आपका है गुणा करके देख सकते हो। यहाँ पर 5 यदि आप लिख दोगे
और गुणा करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो गुणा करके आप लोग देख सकते हैं, ये कोई कठिन सवाल नहीं है, यह केवल आपको ऐसे बताया गया है। आइए, ये दिया 60वां प्रश्न कि आपको कोई बड़ी संख्या बनाना है इनसे। तो आप सभी लोग जानते हो कि बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अक्षर अंक लिखते हैं। तो सबसे बड़ा अंक कितना है, 9 है। उसके बाद सबसे बड़ा अंक कितना है, 6 है। उसके बाद सबसे बड़ा अंक कितना है, 5 है। उसके बाद सबसे बड़ा अंक 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ठीक, अब उसके बाद कहा है कि सबसे छोटी बनाओ। सबसे छोटी बनाने के लिए 1 लिखना है, 0 लिखना है, 3 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 9 लिखना है। बहुत सारे लोगों ने 0 को पहले लिख दिया है, तो जिन्होंने 0 को पहले लिख दिया है उनका आंसर भी, उनको नंबर भी ज़्यादा मिल ही जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी प्रश्न था, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि 0 को किसी संख्या के आगे लगा देने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आप 3400, मतलब यही है 345, इसके आगे 0 लगाओगे तभी इसको 345 पढ़ा जाएगा, 0 से कोई मतलब नहीं। लेकिन यही 0 यदि इधर चला जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो 1000 गुना बढ़ा दिया, 3450 हो गया। तो वही प्रश्न है, देखो इसको घटाओगे तो 10 में से 9 घटाओगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 12 में से 5 गए 7 आया, 4 में से 3 गए 1 आया, यहाँ 6 है और यहाँ पर 8 है। तो कौन सा है, 8 6 1 7 4 1, यही इसका ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है बस यहीं तक। अगले दिन हम जो मैथ की द्वितीय पाली का जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करवाएंगे, आपको बताएंगे। धन्यवाद।